सभी मेरे प्यारे साथियों को मैं प्यार भरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर, और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of Fintech commerce, and this is my code. You can use this code to get 10% discount on total amount of your subscription, and you can join Unacademy, as it is India's largest learning platform. That is your Unacademy, and you can choose for NTUGC NET और फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे लोग बढ़िया से तैयारी करने के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आप सभी बच्चे लोग ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। प्लस के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोगों को बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है अपने लिए, ठीक है। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है, जहां पे आपको ये सारे बेनिफिट्स तो दिए ही जाएंगे प्लस वाले, और साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी साथियों, ठीक है। तो ये प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, और इनके कुछ बेनिफिट्स आप सभी बच्चों के पास अवेलेबल हैं। You can also use this code to get 10% discount if you are purchasing any plus course or for any iconic course for any examination for any subject। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, ठीक है। तो आइकॉनिक के और प्लस के क्या कोर्सेस हैं आप सभी बच्चों को बता दिए गए हैं, क्या प्राइसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स रहे साथियों, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, इन बेनिफिट्स को भी आप लोग जरूर देख लेंगे। और बहुत ही अमेजिंग आप सभी बच्चों के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन ले आया हूं कि फ्रॉम 17th of November, एज यू ऑल नो, फ्रॉम 20th of November योर एग्जाम विल बी गोइंग टू स्टार्ट। आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं भाई 20 नवंबर से, तो अब तैयारी एकदम तगड़ी वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो 17 नवंबर से आप लोगों की बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज एक तरीके से आप कह सकते हैं, है ना, जो कि ब्रांडेड एजुकेटर्स जो आपके पास अवेलेबल है, एज ऑल द एजुकेटर्स आर ब्रांडेड, बट कुछ आपके बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स जिनको आप काफी टाइम से काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ आप लोगों को टीच कर रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए ना भूलें। पेपर 1 कंप्लीट इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जाएगा। 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट सीरीज। गाइस कोई भी बच्चा ज्वाइन करना नहीं भूले, क्योंकि प्राइस भी मिल रहा है आप लोगों को, आपको टेस्ट देने से पैसे मिल रहे हैं। सोचिए, आपका तो तैयारी हो ही रहा है बढ़िया से, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं भाई, अब और क्या चाहिए यार। तो अब ज्यादा नहीं होता, देर नहीं करना है देर, और बस अब ज्वाइन करना है 17 नवंबर से। तो कौन कौन से एजुकेटर्स एक बार आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, नवदीप कौर मैम है, बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल रीजनिंग एंड फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए पढ़ाएंगी। तलवीर सर हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए टीच करेंगे। नवीन शेख सर हैं जो कि कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन आपको टीच करेंगे। आईसीटी पीपल एनवायरनमेंट आप सभी बच्चों को अभिषेक कुमार सर, और आशमा नेगी मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। मतलब आपके ये 5 एजुकेटर मिलके आप सभी बच्चों के पूरे 10 यूनिट्स कवर करेंगे, और आपका एग्जाम का जीआरएफ आपके कवर में होगा, ठीक है। तो इसलिए इन एजुकेटर्स को ज्वाइन करना। और अब तो आते हैं काम की बात। अगर आपकी रैंक 1 से लेके 5 तक आ जाती है तो तगड़ा वाला अमेजॉन वाउचर मिल रहा है 7,000 का, ठीक है। रैंक 6 से 10 तक अगर आती है तो आपको तगड़ा वाला 5,000 का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। 11 से 20 तक आती है तो 3,000 का वाउचर है, और अगर 21 से 30 तक आती है तो 2,000 का वाउचर मिल रहा है। गाइज अब मौका नहीं छोड़ना है, चौके पे चौका मारते जाना है। आप लोगों के लिए 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अब जितने भी एजुकेटर्स की क्लासेस हो रही ज्वाइन करते रहे, बढ़िया से आपके टेस्ट सीरीज सॉल्व होते रहेंगे। इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, और बेहतरीन जितना बेहतरीन हो सकता है इस वेरियर्स के लिए आप लोग जरूर ज्वाइन करिए गाइस। तो उम्मीद करता हूं 7,000 वाले, 5,000 वाले, 3,000, 2,000 वाले जरूर यहां से कुछ ना कुछ लेके जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनल इस क्लास को। सो बक्स बाउंटी भी अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। तो अगर उसमें कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आप पर्टिकुलर इशू कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, इसलिए भाई लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं, सैमसंग गुरु और नोकिया 66 को छोड़कर। मतलब कहने का यह है कि किसी भी आप एंड्रॉइड फोन में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, बेहतरीन से क्लास को। सो क्या है, पहला है क्या for the following statement of assertion A and reasoning A indicate the correct code from the alternatives given below. Liberalization means corporatization of departmental undertakings and public undertakings. तो क्या आपका क्या कहना है कि जो उदारीकरण जो आप लोगों का आया था 1991 की पॉलिसी जो लेकर आई गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप ये करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी और ग्लोबलाइजेशन आपको बताया गया था। तो उसमें ये जो लिबरलाइजेशन लेके आया गया था, तो उसका क्या मतलब था कि डिपार्टमेंटल को पब्लिक को अपने कब्जे में कर देना है, और फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। तो आपको क्या लगता है, इसका रीजन ये भी दिया गया है कि क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी को जितने भी ज्यादा कैपिटल मार्केट में एक्सेस कर सके, कैपिटल को बढ़ा सके, है ना, स्वतंत्रता दी जाए, तो क्या वो सही लगता है आपको, इसलिए वो किया गया था ऐसे लिबरेशन। तो आपका कहना है बिल्कुल हाँ सर, इसीलिए किया गया था क्योंकि ये दोनों ही आपके ए और आर सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अभी भी बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों के पैसे भी बढ़िया से जितने, और आपको टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना है, तो आप सभी एजुकेटर्स क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, और आपके लिए तो मैं अवेलेबल हूं। मैं भी हायर एजुकेशन, आईसीटी और आप सभी बच्चों को कम्युनिकेशन, 3 सब्जेक्ट्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट तो मैं ही कवर करूंगा। तो 17 नवंबर तक तो आपको ऐसा बेहतरीन क्लास आप लोगों की चलने वाली है। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मेरे साथ ध्यान रखना है, हायर एजुकेशन के साथ ध्यान रखना है, और आपका आईसीटी क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईसीटी का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, और आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, और बाकी कोई एडिशनल सब्जेक्ट दिखेगा तो भी ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 4 क्लासेस भी आप सभी बच्चों के मैं ही लूंगा। ठीक है, तो ज्वाइन करना है रेगुलर बेसिस पे, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में, ताकि आप लोगों इसको प्रैक्टिस कर सको, और यहां से कुछ ना कुछ मैं चाहता हूं भाई मेरे बच्चे 1 और 5 के बीच में है, तो देखते हैं क्या होता है। सो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो सूची की मदोब, सूची सेकंड में सुमिलित करना है, सही कोड इंगित करना है, सूची 1 और सूची 2 में। सो बताएंगे फिस्कल पॉलिसी, मिटिगेशन ऑफ नेशनल हैजार्ड्स, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल फेडरलिज्म, या मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, जो कि इस समय हमें देखने को मिल रही है। यार क्या महंगाई आई है, मतलब अब मुद्रास्फीति को तो पता नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली यार ये है। ठीक है, तो बहुत तगड़ी वाली महंगाई चल रही है भाई। तो अभी दिवाली पे यार मैं क्या ही बताऊं, मतलब अभी लेके आए तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना महंगा सामान हो गया यार, कितना महंगा सामान हो गया, मतलब इतनी महंगाई तो लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पहले कभी देखी नहीं इतनी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो आप, मतलब ऐसा कोई भी सामान नहीं है मुझे लगता है जो महंगा ना हुआ हो, कोई भी सामान मुझे तो कहीं नहीं लगा। बाकी अगर इधर उधर अगर होगा तो मैं खरीद नहीं पाया उस चीज को, बाकी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि जो महंगा ना हुआ हो, मतलब A to Z, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो पहनने का सामान हो, चाहे वो रखने का सामान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, चाहे वो होम अप्लायंसेस हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग गोइंग टू बी हायर एंड हायर, मतलब क्या ही बताएं, तगड़ी वाली महंगाई है भाई। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। फिजिकल जो पॉलिसी है वो आपका फिस्कल फेडरलिज्म प्रोवाइड करता है, राजकोषीय संघवाद को बताता है कि आपके किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता है कि मतलब रेवेन्यू कहां से आनी चाहिए, आपके एक्सपेंडिचर्स कहां पे होने हैं, आपका मतलब बैलेंस कैसे करना है चीजों को, कहां पे कितना मतलब लोन देना है, किसको कहां से कितना लोन है, मतलब ऑल द रिलेटेड टू द फाइनेंशियल थिंग्स विल रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी। ठीक, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी, आपके नेशनल हैजार्ड्स, जितने भी तरीके के राष्ट्र में ऐसा कुछ भी लगता है कि हमें हाँ यार ये खतरा हो सकता है, तो उसके ऊपर बात करना। मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब आ ही गया कि आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधी बात होगी कि भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिस अकाउंट के अंदर ये रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा भाई, जब से
जो कॉमर्स वाले हैं, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो भी आपका अकाउंट होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, और वो उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी यहां से जा रहा है उसका ट्रांजेक्शन, और जो वहां से आ रहा है उसका ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट। और इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं। आप सभी बच्चों को एक छोटा सा अगर इंफॉर्मेशन बताया जाए तो इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट क्या होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट होता है, आपको यहां पे लिख देता हूं, और एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। आप सभी बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा जरूर, इस चीज को भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका कैपिटल अकाउंट होता है, तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों ही आपके लिए आपके बीओपी में होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, which of the following factor is not directly responsible for slowing down to the growth of the infrastructure? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुनियादी ढांचे के विकास को धीमा करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं लगता है आपको? केवल नहीं है, सीधे पर जिम्मेदार ये आपको लगता है कि नहीं है भाई, तो बताएंगे सभी बच्चे लोग कमेंट करेंगे। तो जल्दी से, हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, कथित राजनीतिक जोखिम का जो उच्च स्तर है उसको प्राप्त कर लेना, या फिर हाई लेवल ऑफ संक कॉस्ट, उच्च स्तर की डूब लागत, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, समय और लागत के अधिक होने की उच्च संभावना जब हो जाती है, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर्स, या फिर जब आपकी मार्केट के अंदर कंपटीशन का जो प्रतिस्पर्धा है, आप ये कैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ने लगे इनडायरेक्टली वे में, कहीं एक लाइन में। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर स्लोइंग डाउन ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? आपके देश के अंदर अगर हम ये बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम ये कहें कि डायरेक्टली अगर इंपैक्ट वो कर रहा है तो वो ये कर रहा है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन का जो लेवल है, हर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर में बड़े ही तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, बड़े ही तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है। और उस कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। ऐसा है क्या पॉसिबल डायरेक्टली? क्या ये जिम्मेदारी है क्या भाई, मतलब क्या ये जिम्मेदार है कि आपके देश के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब ऑल सेक्टर्स की बात करें, वो सारे सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है। और आपको पता है कंपटीशन बढ़ना का मतलब क्या होता है कि मोर एंड मोर डेवलपमेंट, मोर एंड मोर डेवलपमेंट का मतलब क्या, रिक्वायर्ड बेटर एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पब्लिक। कंपटीशन तभी बढ़ता है जब ज्यादा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें अच्छी होती हैं, ज्यादा ज्यादा। अब आप जियो आया, जियो पहले नॉर्मली था, एयरटेल था, अब ज्यादा ज्यादा वोडाफोन यूज कर लेते थे, या फिर किसी और सिम यूज कर लेते हैं, फिर कोई सिम यूज कर लेते, बट ध्यान रखना, लेकिन जब से जियो आया अपने प्राइस को इतना कम कर दिया कि लोगों को प्राइस कम करना पड़ा, क्या कि मार्केट में कॉम्पीट करना है जियो से, हमें मार्केट में कॉम्पिटिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट ओलिगोपोली मार्केट आपने पढ़ा ही होगा, कंपटीशन बढ़ गया है अगर मार्केट में भाई, तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, अपने आपको बेस्ट दिखाने का कोशिश करते हैं। यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट इन अदर्स, इन कंपेरिजन ऑफ अदर। तो आपको अगर खुद को बेस्ट बनाना है तो साथियों आपको कुछ बेस्ट करना पड़ेगा, और अगर जब आप बेस्ट कुछ करेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि अगर सारे सेक्टर में मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर घटेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, है ना? तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी होगा ही नहीं, है ना? तो चलिए, आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि तो आप जब पेपर में होंगे ना तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको आंसर इसी तरीके से करना है, अंडरस्टैंड करके कि यार कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा कैसे ग्रोथ कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, बड़ी बातें होती हैं जीडी के ऊपर। आप लोगों को मैं ना नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, एफसी, एमपी, एवरीथिंग यू विल कम टू नो, ठीक है? सब कुछ आपको पता चलेगा। सो आपको बताइए कि सबसे पहले क्या, व्यक्तिगत उपभोग व्यय, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या फिर नेट पर्सनल इनकम, या नेट एक्सपोर्ट। तो डू आंसर फास्ट, सभी बच्चों को फटाफट आंसर करना है भाई, क्या होगा गाइस? सभी लोग लाइक शेयर करते जाएंगे, जितने भी बच्चे लोग हैं सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करते जाएंगे क्लासेस को, जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन करेंगे
सभी स्टूडेंट्स को लाइक एंड शेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। जीडीपी का आपको मेजर कंपोनेंट कौन सा लगता है जो कि नहीं लगता कि यार ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। चलिए, तो पहला आंसर आ रहा है सी, ठीक है। पहला आंसर क्या आ रहा है, सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज व्हाट, नेट पर्सनल इनकम आपका जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जीडीपी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर्सनल ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। सो आगे बढ़ते हैं, जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरम ऑफ अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन विवाद निवारण प्रणाली का मंच नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कस्टमर के साथ अगर कुछ भी ऐसा गलत हो जाता है, माल प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, डिस्प्यूट अगर हो जाता है, तो आपको कौन सा लगता है इसमें पॉइंट कि वो सॉल्यूशन के लिए काबिल नहीं, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं करेगा। लोकल फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, स्टेट कमीशन भी कह सकते हैं, या फिर नेशनल कमीशन। तो आपको अगर इस चीज का आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको ये प्रोसेस पता होगा और ये चीजें पता होगी कि व्हेन अ कंज्यूमर हैज बीन माल प्रैक्टिसेस बाय एनी सेलर, किसी भी सेलर के द्वारा अगर किसी कंज्यूमर को के साथ कुछ गलत किया गया है, तो वो अपनी मतलब इस बेईमानी को कहां कहां दिखा सकता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो लोकल फोरम नाम की कोई चीज नहीं होती यहां पे, लोकल फोरम है नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल कमीशन, ये आपका टोटल तीनों एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रोसेस आपको नजर आता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा वो, एक्चुअल में मानो तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वो जाता है कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। सबसे पहले वो कंज्यूमर फोरम में जाता है, वहां पे अपने अपील को डालता है, अगर वहां पे नहीं सुनवाई होती, नहीं रिजोल्यूशन मिलता है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर रिजोल्यूशन नहीं मिलता तो वो स्टेट कमीशन के अंदर चला जाता है, या स्टेट फोरम बोल लो, ठीक है। स्टेट फोरम का भी अगर रहा रिजोल्यूशन तब बातें हैं भैया नेशनल कमीशन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है एक कंज्यूमर को उसके समस्याओं के प्रति निवारण प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स लिमिटेड परचेज 75% ऑफ शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख शेयर capital of Y Limited was 70,000 and its accumulated profits amounted to be 90,000. What would be the amount of minority interest in the consolidated balance sheet? तो बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे लोग, और सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे वो सभी लोग लाइक शेयर करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। जितने भी बच्चे लोग हैं लाइक शेयर करते जाएंगे क्लासेस को, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो 25,000, 70,000, 1 लाख या फिर 40,000, विच विल बी योर राइट आंसर। चलिए, चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट ए 40,000 सॉरी ए 25,000 विल बी योर राइट आंसर। ये मैंने करवाया भी है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते भी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैच द फॉलोइंग आइटम्स कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। क्या? डेट इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंस, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स या शेयर होल्डर्स फंड, या कैपिटल गिविंग रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड, या फिर अपॉन में टोटल एसेट्स। सो फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से, आपके पास 1 मिनट। अब आपके एग्जामिनेशन आ गए हैं। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी बच्चे हैं इस चीज का ध्यान रखें, पेपर 1 पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अभी भी मैं बता रहा हूं आपको एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप लोग साथियों ज्यादा से ज्यादा पेपर 1 के लिए आप लोग
अपने आप को फोकस करें। बार बार कह रहा हूं, पेपर 1 के लिए जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपके नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि पेपर 1 में लगती है मेहनत कम। आप ये समझिए पूरा जितना आपका पेपर 2 है, पूरा कंप्लीट पेपर 2 की बात करो, जितनी आप तैयारी करोगे उतनी की तैयारी अगर 25% पेपर 1 में कर लोगे ना, खत्म आपका। ये समझिए इतना आप लोगों के लिए इजी भी है, क्योंकि देखो क्या है। और दूसरी चीज, अगर आप उतना करने के बाद भी अगर पेपर 1 का सोल्यूशन, अगर इसमें पीवाईक्यू का अगर कर रहे हैं सोल्यूशन, अगर नहीं उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। पेपर 1 इज अ टाइप ऑफ जनरल पेपर। आपका जनरल में कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। वो जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है एग्जैक्ट वही है भैया। आप तो आपका पहचान, मतलब ऐसा पूछ ले अरे सर ये तो पीवाईक्यू से नहीं रिलेटेड है, या फिर कुछ भी ऐसा। देखो कुछ तो ऐसी चीजें आएंगी आपके लिए जो कि आपको सच में नहीं पता होंगी, है ना। ये बात सच है कि आपको वो चीजें नहीं पता होंगी, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए पूछे ही जाएंगे। जनरल पेपर है, जनरल में तो चीजें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। वैसे भी आपके एग्जाम 20 तारीख को होने हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अभी कोई बीच में वो ना आ जाए कि भाई यार अभी एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो रहे हैं। हालांकि अब तो नहीं आने का है, जहां तक कि लग रहा है मुझे, है ना, अब नहीं आने वाला है। चलिए, तो राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 4,80,000, 3,10,000। देख रहे हो, लाखों में बातें हो रही है, लाखों में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड गणेश को उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर करने के लिए एडमिट किया, जिनको 1/4 अपने प्रॉफिट का शेयर देना है, ठीक है। एज अ पार्टनर 1/4 अपने प्रॉफिट का शेयर वो देंगे। गणेश ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल, गणेश 3 लाख कैपिटल लेके आता। गणेश का गुडविल का शेयर कितना होगा, ठीक है, गणेश का कितना शेयर होगा, तो एक बार जल्दी से बताएंगे। आप सभी बच्चों को पता है, इसमें आप लोगों को निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। और आपका जितना आ रहा प्रॉफिट, कितना आ रहा है, 1/4 के हिसाब से आपका आ रहा है, ठीक है। 1/4 का आ रहा है, 1/4 के हिसाब से जितना भी उसका कैपिटल लेके आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जितना उसका रेशियो बनता है, उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जल्दी से बताएंगे 1,10,000 होगा, 27,500 या 70,500 या 70,000। सो विच विल बी योर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे बी, 27,500, ठीक है, 27,500 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 27,500 विल बी योर राइट आंसर, ठीक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थगित राजस्व व्यय है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ लैंड, expenses on mega advertisement campaign while launching a new product, या expenses incurred on installation of a new machine, या फिर expenses incurred on the installation of wages paid for construction of an additional room in building। तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, फिर हम आप सभी बच्चों को आगे आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, आप सभी बच्चों को आई थिंक एवरीबडी विल कम, मतलब नोन अबाउट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को, बहुत बच्चों को अच्छा डाउट भी होता है इस सारी चीजों में कि सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार इसका मतलब बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डाउट हो इसके प्रति कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आप किसी भी प्रकार का अगर आपका खर्चा हो रहा है आपके अकाउंटिंग पीरियड में, कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आपका फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो आपका अकाउंटिंग ईयर हो, पहले समझना ध्यान से, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो आपका अकाउंटिंग ईयर हो। अब आपके फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी आपके कार्य हो रहे हैं अपने कंपनी का, चाहे हो सकता है आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है?
एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार का हो सकता है अपनी कंपनी का प्रचार करवा रहे हैं जो कि फ्यूचर में 2 साल 3 साल के लिए बड़ा बेनिफिट करेगा। हो सकता है आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें आप मतलब एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। तो ये एक तरीके के ऐसे खर्चे होते हैं कि जो आपका कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं और इस खर्चों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर लगा दे, प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं सेल्स बढ़ाने के लिए अपनी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका एक तरीके का ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अस्थगित, अस्थगित है मतलब क्या, इसका कोई मतलब आप ये कह सकते हो स्थगित, जो स्थायी रूप नहीं है उसका कि एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा आ जाए। ठीक है, हो सकता है आप अलग अलग तरीके का प्रमोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐसे तो प्रमोशन का बड़े अलग अलग तरीके से करते ही लोग भाई, कभी कहीं दे दिया, कभी डिजिटली प्रमोट करवा रहे हैं, कभी फिजिकली प्रमोट करवा रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, और या हो सकता है आप ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के आपके इससे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इसको अस्थगित आपका राजस्व व्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ। लाभ और हानि खाते पर प्रभारित मूल्यह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष निम्न के अनुसार बदलती रहती है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरीज एवरी ईयर अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। लाभ और हानि खाते पर प्रभारित मूल्यह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष निम्न के अनुसार बदलती रहती है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सी आपका बिल्कुल सही, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एवरी ईयर, हर साल बदलता रहता है। कैसे बदलता है भाई, क्योंकि आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मशीन 5 लाख का है, फॉर एग्जाम्पल 5, ऐसे लिख देते हैं 5 लाख का है। 5 लाख में आपको मान लीजिए 1 लाख का, 1 लाख तो नहीं, 10,000 का लगा, कितना हुआ, 4,90,000 हुआ। 4,90,000 हुआ, इसका प्रॉफिट कुछ और आएगा। फिर इसके बाद 4,90,000 पे मान लीजिए 10% मतलब ये लगा, 10,000 का लगा। 10,000 का नहीं, मतलब आप ये समझिए अब चेंज होगा ना, तो मान लीजिए आपका 15,000 का लगा, फिर मान लीजिए अगले साल 20,000 का लगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है मशीन के ऊपर या फिर किसी भी आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो वो चेंज अगर होगा, ऑब्वियसली भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरी करेगा, हर साल करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, करेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जरूर है, वेरी करेगा ही करेगा, हर साल वेरी करेगा। whenever the different amount of depreciation will be charged at a different year, definitely it will be like that कि डिमिनिश वो होगा। तो ऐसे कौन से मेथड के अंदर होता है, आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर होता है। किस मेथड के अंदर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों के लिए, उपभोक्ता के व्यवहार का समान उपयोगिता विश्लेषण कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर माना जाता है, कि जिसका मुख्य जो कारण है वो क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू assumption of the rationality of the consumer's behavior, possibility of the derivation of the consumer's demand, bifurcation of price effect into income, and substitution effect. I think everyone will be known about this substitution effect, and as I already teach you all things about the substitution effect, price effect, income effect, everything. Consideration of the available limited resources of for satisfying consumers demand, सीमित संसाधनों पर विचार करना। तो बताएंगे फटाफट सभी लोग क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर, फटाफट सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करें भाई, क्या होगा आंसर आप सब।
चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, पार्फिकेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट्स इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मूल्य प्रभाव का आय और प्रतिस्थापन प्रभावों में विभाजन। तीसरा आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन एक, फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। Assertion A and reasoning indicate the correct code. Assertion price reduction normally leads to an increase in the demand for a commodity. मूल्य की कमी से आमतौर पर एक वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। रीजन इसके पीछे क्या दिया गया, प्राइस रिडक्शन लीड्स टू द एंट्री ऑफ अ न्यू बायर्स ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। मूल्य की कमी से वस्तु के नए क्रेताओं पर का बाजार में प्रवेश होता है। एज करेक्ट है या आर करेक्ट, आर नहीं सही है, ए नहीं सही है, आर सही है, बोथ ए और आर सही है, और आर ऑफर्स फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए और आर करेक्ट है या आर डजंट ऑफर फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का इसका आंसर, और आंसर सही क्या होगा। तो जल्दी से फटाफट आंसर करें सभी बच्चे लोग। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या आपका दोनों ही एक्सप्लेनेशन सही तो है, बट आपका आर जो है, मतलब रीजन जो है कि प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एंट्री ऑफ अ न्यू बायर्स ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है यार आपने उस चीज की प्राइस कम कर दी हो, बट प्राइस कम करने से अगर ये सोच लिया जाए कि नया बायर आ जाएगा और आपका सामान खरीद के लेके चला जाएगा, तो ये आपकी बड़ी भूल है। ये अगर कंज्यूमर की डिमांड ही नहीं है उस चीज के लिए, मान लीजिए कोई एक कंज्यूमर वेजिटेरियन है, मान लीजिए दूसरा कंज्यूमर नॉन वेजिटेरियन है। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर कोई कंज्यूमर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, तो आप इसको अगर वेरी कर रहा है, तो अगर आप डिमांड मतलब सॉरी प्राइस कम कर दे रहे हो, आप किसी भी मतलब मटन चिकन का जो भी है, आप अगर उसका प्राइस कम कर रहे हो, तो क्या वो वेजिटेरियन वाला कंज्यूमर सोचेगा अरे भाई साहब अब तो ये इसका प्राइस कम हो गया, चलो आज से मटन चिकन भी खाएंगे। हो सकता है सब्जी से सस्ता आपने कर दिया, मतलब वो जो वेजिटेरियन वाला कंज्यूमर है वो अच्छा खासा अगर सब्जी खा रहा है तो उसको बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब मटन चिकन आपने इतना सस्ता कर दिया कि उससे भी सस्ता पड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो कंज्यूमर आपके पास पहुंचेगा कि अरे यार मटन चिकन का प्राइस कम हो गया, अब हम तो इससे खाने स्टार्ट करते हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है, पहली बात तो कोई करेगा नहीं ऐसा, ठीक है, तो अगर कर रहा है तो भाई इस आंसर को वो सही करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। आर आपका बिल्कुल गलत है, ए को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नया कस्टमर का मतलब आना नहीं होता है। चलो, तो द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एलएसी, द मिनिमम एलएसी कैन बी डिटरमाइंड ऑन ए, न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत एलएसी का निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है। एलएसी कर्व और अ नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, एलएसी कर्व फॉर अ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ। सो फटाफट आंसर करेंगे, कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे लोग। ठीक है, चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मैं मतलब ये आई का मतलब ये मैं वाला नहीं है, ये इससे गलत हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th है, मोनोपोली इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी मेनली बिकॉज द मोनोपोलिस्ट एंडेवर्स टू। सामाजिक दृष्टिकोण के एक अधिकार का वंशनीय माना जाता है मुख्यतः क्योंकि एक अधिकार प्रयास करता है। तो बताएं जल्दी से। राइट आंसर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आपका प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन ही एग्जिबिट सेटिस्फेक्शन विद नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। आर्थिक क्षमता स्तर के नीचे वह उत्पादन करेगा जब वह केवल सामान्य लाभ से संतुष्टि मतलब प्रदर्शित करता है कि ऐसा उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और उससे सेटिस्फाई अगर हो रहा है तो वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी, जितनी उसकी कैपेसिटी, उससे थोड़ा सा वो कम करने का ही, कम प्रोडक्शन करने का ही वो कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट कोई इशू होगा तो आप सभी बच्चे लोग पूछ सकते हैं हालांकि। ठीक है, चलिए, तो डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शामिल है? पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइसिंग, स्पेयर पार्ट्स प्राइसिंग या लोड फैक्टर प्राइसिंग। विच विल बी योर राइट आंसर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फिर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का उत्तर? उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शामिल है? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। दैट इज व्हाट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइसिंग, स्पेयर पार्ट्स प्राइसिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन जिन का आंसर आ रहा है बी, जिन जिन का आंसर आ रहा है दो, इन दोनों को अगर आप कुछ भी कह रहे हैं, मतलब चाहे बी कह दे चाहे दो कह दे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों का? जब डाटा को केवल सॉरी जब व्हेन द डाटा, मैं यहाँ व्हेन पढ़ रहा हूँ वहां जब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इज नोन एज। जब डाटा को केवल वर्णनात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे परिमाणित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मात्रात्मक वर्गीकरण। सो आपका क्या होगा आंसर? फटाफट बताएंगे क्या होगा जल्दी से। चलिए फटाफट आंसर करेंगे।
तो कौन सा आंसर सही है? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव? सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आपका बिल्कुल सही आंसर, गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन। आप सभी बच्चों को मैंने बताया भी, हालांकि अगर आप चाहें तो इसमें जैसे 1 मिनट दिया गया तो थोड़ा मुझे लगता है 1 मिनट से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में ही चला जाएगा। तो चलो इतना आपको टाइम दे देते कि 1 मिनट 10 सेकेंड, अगर क्योंकि अगर आप 1 मिनट के अंदर अगर सारे आंसर्स किए होंगे तो ऑब्वियसली यार 10-15 सेकंड तो एक्स्ट्रा होंगे, तो 10-15 सेकंड आप लोगों को एक्स्ट्रा दे देंगे हम। बताता हूं कैसे दूंगा अभी बस, लेकिन आंसर तो आ ही जाएगा आप लोगों का, है ना। चलो 15 आ गया, 10 आ गया। चलिए, अब भाई मेरी गलती नहीं है, इसका कीबोर्ड का ये काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तो आपका आ ही गया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आ ही गया था। ये 15 सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये ठीक है, और इतने में आपको 15 सेकंड अच्छा खासा आंसर मिल गया होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। भिन्नता का गुणक फैलाव का एक निरपेक्ष मापता है। ठीक है, चलिए 17वें का आपका बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे भाई, फिर इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होनी है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। Match of the items list first and with list item second indicate the code of correct matching coefficient of determination। तो फटाफट आंसर करेंगे। स्पेस मार्क्स, रिग्रेशन, कॉल्सपेशन, किसका कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, किसका कौन सा फॉर्मूला है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए विल बी योर राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब क्या? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक है, एज इट इज आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये जिस फॉर्म में ये ए और बी ये आपके जिस फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कथन दिया क्या गया है कि व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट एज पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इट इज नोन एज अ बेटा टाइप्ड एरर इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, और आपको ये लगता है कि स्टेटमेंट जो सेकंड है कि ची स्क्वायर टेस्ट इज, शायद स्क्वायर टेस्ट आप ये कह सकते हैं, ची बोल सकते हो, इज एक्सक्लूसिवली अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, या स्टेटमेंट फर्स्ट is true while statement second is false, statement first is false while statement second is true। तो बताएंगे क्या होगा आंसर जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए, only 4 seconds are left for you all। फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सॉरी गलत हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चों? गलत हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि नॉन पैरामेट्रिक नहीं, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर दैट रिकॉग्नाइज डाटा एज डिस्क्रीट सिग्नल्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर को जो डाटा असतत संकेतों के रूप में पहचानता है उसको क्या कहते हैं हम? एनालॉग कंप्यूटर्स। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत सारा नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग टू एवरीवन।
तो आप सभी बच्चों को है। और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। सो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, कौन सा उत्तर एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट। इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कॉमर्स, आप सभी बच्चे लोगों के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। सो आंसर करेंगे फटाफट सारे बच्चे लोग। तुझको कहे जिंदगी भर मैं गाता जाऊं, मैं तो गाता जाऊं। चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट। डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर ही के लिए ऐसा सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम उम्मीद करते हैं इतना ही करें, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। सो लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी कमी ना करें, कम से कम इतना मेरे लिए ज़रूर करें। ठीक है, बाकी की क्लासेस आपकी होती रहेंगी कंटिन्यू बेसिस पे। सो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करना है 17 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं साथियों। और जितने भी बच्चे अभी तक न्यू हैं हमारे चैनल पर, न्यू कॉमर्स कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। आप सभी बच्चों को बेल आइकन बटन भी ज़रूर प्रेस करना है। आप इसको प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो भी एजुकेटर्स जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेंगे आप सभी बच्चों की यूनिट्स की, उन सारे यूनिट्स की आप लोगों को मिलता रहेगा आपको नोटिफिकेशन। सो आप सभी बच्चों को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से प्रेस ना करें, आराम से करें, मोबाइल ना टूटे आप लोगों का, ना ही लैपटॉप टूटे। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है आपके माइंड के अंदर, तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे कि मैं आप सभी बच्चों के आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो पाऊंगा, वो मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, और मैं जैसे कि बताया कोई भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे, जिस पे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अगर क्लास पसंद आई तो भाई यार, इतना आप लोगों ने मेहनत किया है, हमने मेहनत किया, तो उस मेहनत का एक ही हमें तो फल चाहिए होता है, क्या कि लाइक कर दें आप लोग। ठीक है, तो और शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि हो सकता है इस क्लासेस से आप लोगों के साथ और लोगों को भी, बच्चों को बेनिफिट मिल जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी 101 कोड का भी इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके। ठीक है साथियों, 10% का ऑफ। और अगर कोई स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां से आप लोगों को इस कोड को इस्तेमाल करना है। आपका प्लान फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा, और फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे एजुकेटर्स की, सिर्फ मेरी नहीं, सारे एजुकेटर्स की। ठीक है, सो आप सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है, और ऐसे ही मिलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ यही आप लोगों से। तो बहुत बहुत आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही छोटे से ब्रेक के बाद एक ऐसे ही शानदार से क्लास में। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया से एकदम पढ़ाई लिखाई करें, और छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों की इस चीज़ के लिए भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।